हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरसीसी पूनम गुप्ता पे। आज हम लेकर आए हैं हिंदी मीडियम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के एक्सरसाइज प्रश्नावली करने से पहले हम सबसे पहले उसका परिचय पढ़ लेते हैं। परिचय से हमें कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। रूल को जब हम लर्न कर लेंगे तो हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी बहुत ईजी हो जाएगी। चलिए करते हैं रूल नंबर 1, प्राकृतिक संख्याएं। आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में जहां संख्या पद्धति लिखा है वहां प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिसे इंग्लिश में एन नंबर से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा उदाहरण में कौन कौन सी होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, बहुत सारी हो सकती है ना, इसीलिए इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट सेकंड नंबर है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिसे हम W से लिखते हैं। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। मीन्स जो आपने ऊपर लिखा था 1, 2, 3, 4 वैसे ही आपको लिखना है, बट उससे पहले क्या आ जाएगा 0, 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर बेटा? हो गया क्लियर आपको? चलिए नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट से नीचे पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं आपको ये बताना है। तो पूर्णांक क्या होते हैं, जिसे हम जेड से करते हैं डिनोट, और उसे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कौन सी धनात्मक होती है और कौन सी ऋणात्मक होती है। चलिए आपको वो भी बताते हैं। ये देखिए संख्या रेखा आपकी, संख्या रेखा में यहां आपका 0 होता है, यहां सारे धनात्मक होते हैं आपके, और यहां आपके कौन से होते हैं, ऋणात्मक। इसे आप क्या कहते हैं, पूर्णांक। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप इसमें करेंगे। आपका रूल नंबर 4 क्या कहता है कि एक आपको बताना है अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, दूसरा आपका है भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। चलिए पहले फर्स्ट अभाज्य संख्याएं। 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। ठीक है, जैसे ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, जैसे हम ले सकते हैं आपके क्वेश्चन में 2, 3, 5, 7 एंड 11। मीन्स ये सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं। जैसे 2 सिर्फ 2 की ही टेबल में आता है, इसलिए वो स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो सकता, या फिर 1 से होगा। ये सारी संख्या 1 से तो होंगी, लेकिन अपने अलावा किसी और से नहीं होंगी, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। राइट? चलिए नीचे करते हैं भाज्य संख्या। 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित होती हैं। तो किसी और से विभाजित होने के लिए कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 4। अभी देखिए 4 1 से भी विभाजित हो जाएगा, होगा ना, और फिर किससे होगा, स्वयं से भी हो जाएगा 4 से। लेकिन इसके अलावा किसी और में भी तो आता है, 2 की टेबल में आता है। हम जब 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 2 4 होता है। क्लियर? तो इसीलिए जो अपने से आ रहा है, 1 से आ रहा है, या किसी और से भी आ रहा है, तो वो सारी संख्या क्या हो जाती है आपकी भाज्य संख्या। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल फॉलो करेंगे। रूल नंबर 6 परिमेय संख्याएं। आप परिमेय संख्याओं के बारे में बताएंगे, किसे कहते हैं। तो इन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जाता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे आप p बटा q का मतलब क्या है, 2 बटा में 3 भी ले सकते हैं। क्लियर? 1 बटा में 2 भी लिख सकते हैं। जिसे बटा के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और इससे किससे साइन करते हैं, q से। ठीक, नेक्स्ट अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए √2, √3 या पाई, ये सब क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। इनको आप नहीं लिख सकते। क्लियर? क्योंकि जब बड़ी डिजिट ऊपर छोटी नीचे, तो आप p बटा q के रूप में इसको नहीं लिख सकते। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट रूल, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो आप वास्तविक संख्याओं के लिए बताएंगे सभी संख्याओं का संग्रह। जितनी भी हमने संख्याएं लिखी हैं उन्हीं सभी संख्याओं का संग्रह को आप वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जिसे डिनोट किससे करते हैं, R से। क्लियर?
चलिए कुछ आगे भी रूल कर लेते हैं थोड़े से। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। जैसे सबसे पहला आपका क्या आता है, शांत। शांत संख्याएं किसे कहते हैं? इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है, उसे हम शांत कहते हैं। कैसे 0 होगा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने 1/2 को भाग करना है, आपने 1/2 को भाग किया इस तरीके से। अब देखो 2 की टेबल में 1 तो आता नहीं, तो आप पॉइंट लगा करके 0 लगा लेंगे, तो यहां भी पॉइंट लगा लेंगे और फिर देखेंगे ये 10 बन गया, 2 5 10, 2 पंजे 10 हो गया आपका। तो जिसकी स्थिति में शेष 0 आ गया तो वो संख्याएं कौन सी होती हैं? शांत। आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? दूसरा, अनष्टानी आवर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है, यानी आपको जब नीचे शेष आएगा तो वो बार बार पुनरावृत्ति में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/3 उदाहरण ले लेंगे आप। जब आप इसे डिवाइड करेंगे, 1 आपने यहां लिखा, 3 आपने यहां लिखा। अब 3 की टेबल में 1 तो आता नहीं, अब इसे डिवाइड करने के लिए आप क्या लगा लेंगे? पॉइंट लगा लेंगे, और पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं। जब इसको करेंगे तो आपका 3 3 9, फिर 10 में से 9 को माइनस किया, 1 आ गया, फिर आपने एक 0 लगा ली, फिर आपने लिखा वही सेम आता रहा रिपीट। तो क्या लिखा हमने? स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति, यानी 1 से चालू किया था 1 से, और एक एक ही आपके शेष में आ रहा है, इसीलिए ये क्या बन गए आपके? अनस्वानी आवृत्ति, यानी आसान आवृत्ति। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 3 3 3। दूसरी बात, दशमलव के बाद जब एक डिजिट कई बार आती है तो हम एक ही बार लिख करके उस पर बार लगा देते हैं, इसे आप क्या कहेंगे? बार कहेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अशांत अनावृत्ति। पहले हमने ऊपर कौन सा किया था? अशांत आवर्ती, आसान अनावृत्ति। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका √2 या पाई आप ले लेते हैं। जब आप √2 को खोलेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 0.4142। मीन्स अलग अलग आ रहा है, सब में आंसर अलग अलग आ रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? आसान अनावृत्ति। परिचय में एक नियम आता है, घातांक नियम। ये भी आपको अच्छे से लर्न करना है, घातांक नियम, क्योंकि आगे प्रश्नावली में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जब आपको रूल फॉलो होंगे तभी आप उसे कर पाएंगे। चलिए, जब आपका a.m ए के बाद n लिखा हो तो इसका मतलब आपका जो आधार है वो तो सेम होना चाहिए, लेकिन इसकी जो घातांक है वो अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है? हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? चलिए, बेस आपके तो सेम है, एक ही जगह हमने इसको क्या ले लिया? 2 ले लिया। जो ऊपर घातांक है वो अलग अलग ले लेते हैं। मान लो इसको मैंने 2 ले लिया, इसको हमने 3 ले लिया। अब क्या करेंगे? जब बेस सेम है, आधार सेम है, तो उसको तो एक ही टाइम लिखेंगे, लेकिन जब मल्टीप्लाई बीच में होता है, इसका मतलब क्या होता है? आपस में ये दोनों डिजिट क्या हो रही है? गुणा हो रही है। तो गुणा में पावर जो होती है, घातांक जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो जमा हो जाते हैं। ठीक है? बेस आपका, आधार आपका सेम, तो आपने कोई सेम डिजिट ले ली। आपका m और n का क्या मतलब है? कि घातांक अलग अलग होनी चाहिए, और बीच में यदि आपका साइन मल्टीप्लाई का है, जिसके बीच में कोई साइन होता है वो क्या होता है? मल्टीपल, यानी गुणा का। गुणा आपके बीच में है तो पावर, घातांक क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। अब आपका क्वेश्चन बन गया 2 + 3 कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। तो हमें जो 2 लिखा है उसकी पावर यानी घातांक 5 लिखा है, तो हमें इसे 2 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 5 बार। क्लियर? अब इसे गुणा करेंगे, गुणा करके क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। आप यहां लिखेंगे इसका आंसर 32। क्लियर? चलिए एक दूसरा रूल और कर लेते हैं। जब आपका बेस एक बार यहां लिखा हुआ आधार और पावर यानी घातांक अलग अलग लिखे हो तो कैसे करेंगे सॉल्व? चलिए, ए आपका मीन्स मान लो 2 है और पावर अलग अलग है, तो पावर अलग अलग का मतलब मैंने एक को 3 ले लिया और एक को 2 ले लिया। m को आपने 3 लिखा, n को आपने 2 लिखा। अब क्या करेंगे? जब पावर घातांक एक अंदर और एक बाहर होती है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स गुणा करेंगे। तो बेस जो आधार है उसको यहां लिखेंगे और 3 को 2 से गुणा करके यहां क्या लिख देंगे? 6, 3 दूनी 6। जिसकी घात 6 आ जाएगी तो मीन्स मुझे 2 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 6 बार लिखना पड़ेगा। तो आप यहां को 2 को 6 बार लिखेंगे।
1 2 3 4 5 6। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर आपका आंसर कितना आ गया? 64। कैसे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ऐसे गुणा करते हैं कि मतलब जो आंसर आपका आए उसी को पीछे वाले से गुणा करते चलो। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट इसके 2 रूल और है, ये देखिए। अब ए आपका सेम है मीन्स आपका जो आधार है वो आपकी सेम डिजिट है। एम और एन दोनों अलग अलग है। मान लो ये ऊपर वाला 4 है, नीचे वाला आपका 2 है। तब क्या करते हैं, जब हमारी दोनों डिजिट बटा में होती है तो हमारी जो पावर होती है, जो घात होती है, वो क्या हो जाती है बेटा? माइनस। क्लियर? अब करेंगे। अब उसने कहा दोनों आधार सेम थे तो एक ही बार लिख लो। ऐसे ही दोनों आधार आपके सेम है तो हमने उसको 2 को ये लिख लिया। वो कहता है पावर यानी घात m और n को माइनस कर दो, किया माइनस हमने, ऐसे ही इनकी पावर को भी माइनस कर दो। तो आप यहां लिखेंगे माइनस करके, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 4 में से आपने 2 को माइनस किया यानी 4 में से 2 को घटा किया, आपका आंसर 2 आ गया। तो हमें 2 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4। ये इस तरीके से आंसर आ गया। नेक्स्ट एक और 4th पॉइंट करेंगे। जब आपका बेस अलग अलग हो, देखो ए और बी आ गया ना अलग अलग, लेकिन जो उसकी घात है वो एक जैसी हो, सेम हो, तो क्या करते हैं कि जो हमारा आधार अलग अलग होगा उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन जो घात सेम होगी उसे एक बार यहां लिख लें। क्लियर? चलिए अब इस क्वेश्चन में भी जैसे हमने 2 लिखा, उसकी पावर जो है, अभी फिलहाल हम इसको ए और बी को अलग अलग ले लेते हैं, मीन्स मैंने इन दोनों को अलग अलग ले लिया। अब इनकी पावर जो है, जो घात है वो सेम है। मान लो कि दोनों की सेम है, सेम है तो क्या करेंगे, दोनों का जो बेस है, आधार है, उसे गुणा कर लेंगे। ठीक है ना? तो आप जब 2 और 3 को ऐसे गुणा करेंगे और जो बेस है, जो आपकी घात है, सॉरी जो घात है वो जब सेम होती है तो वो एक ही बार लिखी जाएगी, अलग अलग नहीं लिखी जाएगी। तो आप क्या करेंगे, 2 तिया 6 करेंगे और 6 के ऊपर कितनी घात लगा देंगे? 2। जब 6 की पावर 2 हो जाएगी तो 6 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार लिखना पड़ेगा। तो आप 6 को 2 बार लिखेंगे और क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 6 6 36, ये आपका आंसर। क्लियर? आपकी प्रश्नावली 1 का जो परिचय था वो आज कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.1। ओके बाय।